हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और चलना भी चाहिए क्योंकि हमारे हमारे पास 90 दिन से कम समय बचा हुआ है। अब अपनी गाड़ी को आप फोर्थ से फिफ्थ गियर में लगाइए, है ना। क्योंकि बचा क्या है आप लोगों का, जनवरी वैसे ही चले गए, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 3 महीने ही बचा है, 90 दिन। अब इस महीने में इतने अच्छे से तैयारी करिएगा ताकि आप लोगों को बाद में दिक्कत ना हो। ठीक है। आप लोगों की तरफ से कुछ क्वेश्चन, सर वीडियो अपलोड क्यों नहीं हो रही थी, तो वीडियो अपलोड इसलिए नहीं हो रही थी क्योंकि आप लोगों की तरफ से रिस्पांस अच्छा नहीं मिल रहा था, है ना। यदि आप लोगों की तरफ से रिस्पांस अच्छा नहीं मिलेगा तो मैं फालतू मेहनत क्यों करूंगा भाई। आप ही बताओ, अब ये कैसे पता चल रहा है रिस्पांस नहीं मिल रहा है। अब देख लो, स्टार्टिंग डे में देखो 271 अच्छे व्यू मिले, है ना। इसके बाद देखो बिल्कुल कम होते गए, ना लाइक करते हो आप, चलो लाइक तो छोड़ो, बट मैं जो क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोगों से ना, उसका आप लोग अच्छे तरीके से आंसर दे पा रहे हो कमेंट में, है ना। तो क्या ही मतलब, बताओ ना, इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा आप लोगों का मेरे बीच में, तो मेरे को फिर पढ़ाने में मन ही नहीं करता है ना। मेरे को ऐसा लगता है क्या ही बनाऊंगा यार इन लोगों के लिए, इनको कुछ मतलब ही नहीं है, तो है ना, इस वजह से वीडियो में अपलोड नहीं कर रहा था। सेकंड चीज, अब जो वीडियो आएगी यदि रिस्पॉन्स आप लोगों का अच्छा रहा तो मैं वो लाऊंगा टॉपिक वाइज से। जैसे कि ये जो वीडियो आ रहा है ये केवल ज्योग्राफी की पीवाई क्यू का होगा, है ना। अब हम पहले केवल ज्योग्राफी की सीरीज कंप्लीट करेंगे, देन साइंस टेक, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, इस टाइप से अपन पूरी सीरीज कंप्लीट करेंगे, है ना। लेकिन ये तभी बोल रहा हूँ जब ये आप लोगों के रिस्पांस के ऊपर है, यदि रिस्पांस अच्छा मिलेगा तो ही, अदरवाइज मैं बिल्कुल नहीं करूंगा मेहनत फालतू में, है ना। तीसरी चीज, करंट अफेयर। यार देखो, करंट अफेयर का मैं कह रहा था यदि आप लोगों को बताओ इसमें कुछ बेसिस वगैरह लाना है क्या, कोर्स वगैरह, मैं ये सोच रहा था कि मैं ईयरली वाइज जो करंट अफेयर किया हूँ, जैसे कि देखो एग्जांपल ये आर्ट एंड कल्चर का बता रहा हूँ आप लोगों को, कि मान लो ये कोई न्यूज में रहा हुआ है ना, जैसे द हिंदू में न्यूज में रहा रुद्रगिरी ही लॉक के बारे में, है ना, तो उसके बारे में पूरी डिटेल में मैंने किया हुआ है कि अरे भित्ति चित्र क्या होती है, क्या होता है, तो ये सारी चीजें, जैसे कि ये जगन्नाथ टेम्पल रहा है ना, टेम्पल्स तो वैसे बहुत रहे हैं, शायद इनसे क्वेश्चन आने के आर्किटेक्चर से बहुत बहुत चांस है ना। आर्किटेक्चर से यदि पढ़ रहे हो तो डिटेल में पढ़ लेना। जगन्नाथ टेम्पल बना है आपका, कोणार्क टेम्पल सन टेम्पल रहा है न्यूज में, अभी राम मंदिर बना है तो नागर स्टाइल, द्रविड़ स्टाइल, देखो ये नागर शैली, उड़ीसा शैली, तो ये सारी चीज मैंने यहाँ पे किया। यदि आपको बताना इसमें इसके संबंधित कुछ कोर्स वोर्स चाहिए तो अपन बनाते हैं, इसके ऊपर रिकॉर्डिंग दूंगा, बट लाइव क्लास नहीं, रिकॉर्डिंग। करंट अफेयर यदि हो तो बताना, अदरवाइज कोई जरूरत है नहीं। ठीक है। इसके बाद अपन चलो बात करते हैं अपन, है ना, क्वेश्चंस की। तो ये है आपका आज का पहला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन एंड लास्ट फिफ्थ क्वेश्चन। हाँ, सबसे पहला काम है आप लोगों का स्कोर बताओ। कमेंट में एक एक लोग, जितने लोग वीडियोस देख रहे हो जाओ तुरंत कमेंट करके बताओ अपना स्कोर कितना हुआ है। यदि नहीं रिस्पॉन्स आएगा तो पहले ही बता दिया हूँ कि मैं वीडियो बिल्कुल नहीं बनाऊंगा। ठीक है। चलो अपन करते हैं पहला क्वेश्चन। आपका क्या कहता है जी, आपका पहला क्वेश्चन, नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है जबकि अधिकांश अन्य प्रायद्वीप बड़ी नदियां पूर्व की ओर बहती है, ऐसा क्यों भाई। यह एक रेखीय विभ्रंश रिफ्ट वैली घाटी में रहती है, यह विंध्य और सतपुड़ा के बीच बहती है, भूमि का ढलान मध्य भारत से पश्चिम की ओर है। चलो, इससे पहले हम देखते हैं कि यार भारत की कौन सी नदियां हैं जो पश्चिमी की ओर बहती है ना। तो कौन कौन सी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, वो आपकी नर्मदा रिवर है, तापी रिवर है, साबरमती रिवर है, लूनी है, माही है, फिर सारावती, भरत पूजा, पेम्बा, पेरियार, है ना। भरत पूजा के बारे में बहुत न्यूज में रही है, मैं बताता हूँ थोड़ी देर से, है ना। इसके पहले हम कुछ चीज और देख लेते हैं, किसके बारे में, नर्मदा के बारे में, है ना। नर्मदा नदी, उसके बारे में फिर वहाँ यहाँ वापस आते हैं ना। नर्मदा नदी के बारे में क्या देखना है हमको, देखो सबसे पहले, नर्मदा रिवर इज द लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया। प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी है कौन सी, जो पश्चिम की ओर बहती है, नर्मदा नदी। ठीक है जी। इसका उद्गम कहाँ पे है जी नर्मदा नदी का, तो यह है आपके अमरकंटक में। अमरकंटक में। अब बात आती है अमरकंटक कौन से रेंज में आता है, आप लोगों ने पढ़ा ना, विंध्यन है, सतपुड़ा है, मैकाल है, किस में आता है, तो ये आपका आता है मैकाल रेंज में, है ना। याद रखना, कैमूर रेंज में नहीं आता, जस्ट इसके ऊपर आपका कैमूर रेंज है ना, कंफ्यूज मत होना, कैमूर में नहीं आता, मैकाल रेंज में आता है। ठीक है। अब इसका मुहाना कहाँ है जी, तो इसका मुहाना है आपके खंबात की खाड़ी में, है ना। खंबात की खाड़ी तो पता ही होगा आप लोगों को, बताने की जरूरत है नहीं है। ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं कि यह विंध्यन और सतपुड़ा देख लिया हम लोगों ने, इसके बीच से होकर बहती है ना। अब बात करते हैं कि यार ये रिफ्ट वैली में बहती है कौन सी नदी, नर्मदा नदी। तो पहले हम देख लेते हैं रिफ्ट वैली क्या बला है ना। रिफ्ट वैली है क्या चीज, तो आप लोगों ने पढ़े होंगे ज्योग्राफी में बेसिक्स आप लोगों ने, कि भ्रंश से उत्पन्न होने वाली जो इतनी लैंडफॉर्म बनी है, कौन कौन से लैंडफॉर्म बनते हैं, एक तो आपका बनता है कौन सा, ब्लॉक माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन के बाद आपका बनता है हॉर्स माउंटेन, हॉर्स माउंटेन, हॉर्स माउंटेन के बाद रिफ्ट वैली बनती है, फिर रैंप वैली वगैरह, तो ये आप लोगों ने बेसिक्स तो पढ़े होंगे, है ना। तो
देखो, सबसे पहले अपन देखते हैं कि यार ये ब्लॉक माउंटेन कैसे बनते हैं। तो ब्लॉक माउंटेन कैसे बनते हैं आप लोगों के तनाव मूलक बल से। अब तनाव मूलक बल क्या होते हैं, जब एक दूसरे से प्लेटें दूर की ओर जाती है, जब पास आती है तो इसे संपीड़नात्मक कहते हैं। लेकिन एक दूसरे देखो ये पास आ रही है तो संपीड़नात्मक होंगे प्लेटें, एक दूसरे से दूर जा रही तनाव मूलक बल हुई। अब इस तनाव मूलक बल के कारण जब बीच वाला कोई भाग हो गया, बीच वाला क्या भाग सर, ये भाग देखो, इधर ध्यान से देखना था, तनाव मूलक बल के कारण ये जा रही है तो बीच वाला जो भाग है, बीच वाला जो भूखंड है अपने स्थान पर बना रहता है। मैंने क्या बोला, जो बीच वाला भूखंड है, देखो ये बीच वाला भूखंड है, जैसे कि मान लो ये पहले ऐसा था, एक सेकंड है ना, मैं आपको यही बता दे रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये हो गए आपके तीन पार्ट, तीन पार्ट हो गए जी। अब मैंने बोला तनाव मूलक बल के कारण जो बीच वाला पार्ट है वो अपने स्थान पर बना है, ये अपने स्थान पर बना रहता है, लेकिन जो आजू बाजू वाले पार्ट है वो नीचे धस जाते हैं, सब्सिडेंस हो जाता है उनको, लेकिन बीच वाला वही है ना, बीच वाला वहीं पे है। तो ये क्या कहलाता है आपका, ब्लॉक माउंटेन। क्योंकि ब्लॉक जैसे दिखाई देता है ना, देखो इस टाइप से कह रहा हूँ, ज्यादा फोटो देखो तो समझ जाएंगे। ये ये क्षेत्र वहीं के वहीं है, लेकिन आजू बाजू वाले क्षेत्र उसके नीचे आ गए, तो अब ये क्षेत्र इनके ब्लॉक जैसे दिखाई दे रहा है इनके बीच, है ना। तो ये क्या कहलाता है हमारा, ब्लॉक माउंटेन। अब इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए पता ही आप लोगों को, सियरा नेवादा वगैरह हो गए, वॉजेस हो गए, ब्लैक फॉरेस्ट हो गए। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है कमेंट करके जरूर बताना, और वॉजेस कहाँ है ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हॉर्स माउंटेन, कि हॉर्स माउंटेन क्या होते हैं। वही तनाव मूलक बल के कारण जब दो, मतलब बीच वाला जो भूखंड है, ये बीच वाला जो भूखंड है अपने स्थान से ऊपर की ओर उड़ जाता है। ये देखो ये स्टेबल पार्ट है, लिखा भी हुआ है, देखो स्टेबल पार्ट अपनी जगह में स्थित है, लेकिन बीच वाला पार्ट ऊपर की ओर उड़ जाए तो इसे क्या कहते हैं, हॉर्स माउंटेन कहते हैं, है ना। अब हॉर्स पर्वत एक होता है, कहाँ का है हॉर्स पर्वत, ये भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं रिफ्ट वैली। भैया रिफ्ट वैली जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो रिफ्ट वैली क्या होती है कि तनाव मूलक बल के कारण जब बीच वाला जो भूखंड है नीचे की ओर धस जाता है, नीचे की देखो ये अपनी जगह में रह गए, लेकिन नीचे वाला भाग, बीच वाला भाग नीचे की ओर धस गया, तो ये क्या कहलाएगा, एक रिफ्ट की तरह हो गया ना, देखो ये रिफ्ट की तरह हो गया, वैली की तरह घाटी बन गई जी हाँ। तो इसे ही क्या कहते हैं हम, रिफ्ट वैली। देखो इसका सबसिडेंस हो गया और ये स्टेबल पार्ट हो गया आपका, ठीक है जी। वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए रिफ्ट वैली के, तो ये हो गए मध्य प्रदेश में नर्मदा और ताप्ती, है ना। इसके बाद अपन बात करते हैं यूएसए में कौन, डेथ वैली। यूरोप में देखते हैं तो राइन नदी। रशिया में देखते हैं तो बैकाल लेक। अफ्रीका में ग्रेट रिफ्ट वैली। ऑस्ट्रेलिया में कॉर्पेंटिया और स्पेंसर माउंटेन, है ना। इसके बाद अपन देखते हैं कि यार जो ग्रेट रिफ्ट वैली है, मतलब ग्रेट रिफ्ट वैली है, इसमें कौन कौन से लेक्स आते हैं, बहुत काम की लेक है, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर बनते हैं। लेक टुर्काना हो गया, लेक योगा हो गया, अल्बर्ट हो गया, एडवर्ड हो गया, क्यू हो गए, है ना, विक्टोरिया हो गया, लेक टंगनाइका हो गया, है ना, रुकवा हो गया, है ना, मलावी हो गया। ये सारी किसमें आ जाती है आपकी, ये आ जाती है आपकी रिफ्ट वैली, है ना, ग्रेट रिफ्ट वैली, है ना, महान घाटी जी हाँ। अब मुझे बताओ, यहां से निकल रही है कौन सी लेक, मतलब विक्टोरिया से कौन सी रिवर निकल रही है आपकी, और कहाँ जाके ये नील रिवर बन रही है ना, ये जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं इसका बेसिन, किसका बेसिन भाई, किसके बेसिन की बात कर रहे हैं, नर्मदा नदी की। तो इसका बेसिन कहाँ कहाँ पे आता है, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, ठीक है। अब देखो नर्मदा नदी ये हो गई हमारी। अब नर्मदा नदी के उत्तर में क्या है, विंध्यन माउंटेन है। इसके दक्षिण में क्या है, सतपुड़ा माउंटेन होगा, तो इसके बीच से बह रही है ये जी हाँ। तो इसके पश्चिम की ओर क्या है, पश्चिम में है अरेबियन सी, अरब सागर, और पूर्व में क्या है, मैकाल रेंज, है ना। तो इसके उत्तर में क्या स्थित है, उसके दक्षिण में क्या है, इसके पश्चिम में क्या है, इसके पूर्व में क्या है, ये सारी चीज यहाँ पे आपको बता दी गई है, ठीक है। अब देखते हैं कि यार यहाँ पे क्या क्या इसके रास्ते में पड़ रहा है, रिवर जा रही है, अब रिवर के रास्ते में क्या क्या मेन मेन चीज बढ़ रही है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि जबलपुर में, जबलपुर के भेड़ा घाट में आपको कपिल धारा मिलाएगा, है ना, धुआंधार जलप्रपात मिलेगा आपको, है ना, जलप्रपात का निर्माण करती है। और कहाँ कहाँ वाटरफॉल का निर्माण करती है, तो दर्दी और मंडार का निर्माण करती है इसी नदी पे। महेश्वर में आपको सहस्त्रधारा जलप्रपात का निर्माण करेगी, है ना। याद रखना सहस्त्रधारा नाम का और एक जलप्रपात है जो कहाँ स्थित है, आपके उत्तराखंड में। तो दो सहस्त्रधारा है, एक तो आपके महेश्वर मतलब मध्य प्रदेश में मिलेगा, और एक आपको मिलेगा कहाँ पे, उत्तराखंड में, ठीक है। अब इस नदी में सबसे जो बड़ा द्वीप है, इस नदी में सबसे बड़ा द्वीप है वो कौन सा है, आलिया बेट द्वीप पे स्थित है ना। याद रखना क्वेश्चन आ सकते हैं इससे कि आलिया बेट द्वीप है कहाँ और कौन सी नदी पे है, तो ये कौन सी नदी पे है, आपकी नर्मदा रिवर में। अब इसकी ट्रिब्यूटरी कौन है, तो ये ट्रिब्यूटरी है, आप एक बार देख लेना कौन कौन सी है, इसमें सारी चीजें इसमें बता दी है ना। अब इसके बाद अपन देखते हैं क्या जी, भरत पूजा के बारे में। तो भरत पूजा रिवर केरल की सबसे बड़ी नदी है, याद रखना भरत पूजा केरल की सबसे बड़ी नदी है। अब ये देखो भरत पूजा अब निकल कहाँ से रही है, ये निकल रही है आपकी अन्नमलाई। अन्नमलाई कहाँ है, याद बताओ कमेंट करके, अन्नमलाई हिल्स कहाँ पे, ठीक है। अब याद रखना भरत पूजा का जो अन्य नाम है वो क्या है, पुनानी, पुन्नानी, पुन्नानी, है ना, पुन्नानी
रिवर, इसका अन्य नाम है ना, भरतपुजा का। अब ये केरल की सबसे बड़ी नदी है, तो सेकंड नंबर में दूसरी सबसे बड़ी कौन सी है? पेरियार नदी। तो पेरियार नदी कहाँ पे आ गई? ये वाली आपकी केरल में आ गई। पेम्बा नदी, याद देखो ये तीनों नदी आपकी केरल की है ना। तो पेम्बा नदी कहाँ पे गिरती है? ये वेम्बनाथ लेक पे। तो याद रखना वेम्बनाथ लेक कहाँ आएगा आपका? केरल में आएगा। तो कितनी सारी चीज पता चली आपको केरल के बारे में कि यार भाई भरत पूजा है, भरत पूजा रिवर है, कहाँ से निकल रही है, उसका अन्य नाम क्या है, सेकंड कौन सी है? पेरियार है, तीसरी कौन सी? पेम्बा हो गई, कहाँ पे गिर रही है? वेम्बनाथ लेक पे। ठीक है जी। अब देखते हैं कि जो, अच्छा खुद से सोचो, हम लोगों ने जब पढ़ते हैं रिवर, तो ईस्ट फ्लोइंग रिवर हमने कितनी ज्यादा पढ़ ली, तो वेस्ट फ्लोइंग की संख्या कम है। तो वही बात लिखा हूं मैंने यहाँ पे क्या, कि इनके जो नंबर हैं, कि ईस्ट फ्लोइंग रिवर के जो नंबर है वो ज्यादा है और वेस्ट फ्लोइंग रिवर के कम है संख्या में। ठीक है। अरब सागर में गिरने वाली नदियां डेल्टा नहीं बनाती, बल्कि क्या बनाती हैं? एस्चुरी। आप लोगों को पता होगा। और आरआरसी वाले आप यदि वीडियो देख रहे हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना डेल्टा और एस्चुरी में क्या डिफरेंस है, नहीं तो पिटोगे मेरे से। ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं भूमि का ढलान। अब भूमि का ढलान मध्य भारत से दक्षिण पूर्वी की ओर है। ठीक है। क्या है भूमि का ढलान? दक्षिण पूर्वी की ओर प्रायद्वीप पठार जैसे बनता है। ठीक है। अब अपन करते हैं क्वेश्चन को अटेम्प्ट। क्या कहता है ये, कि यह एक रिफ्ट वैली में बहती है, रिफ्ट वैली में बहती है। जी हाँ, रिफ्ट वैली में तो बहती है। ठीक है। सेकंड, यह विंध्य और सतपुड़ा के बीच बहती है। अच्छा, पर क्वेश्चन क्या पूछा है? जबकि अधिकांश अन्य प्रायद्वीप बड़ी नदियां पूर्व की ओर बहती है, ऐसा क्यों? हाँ, नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है, जबकि अधिकांश प्रायद्वीप बड़ी नदियां पूर्व की ओर बहती है, ऐसा क्यों? यह एक रिफ्ट वैली, हाँ जी हाँ, रिफ्ट वैली है, तो इसका जो फोर्ड है उस साइड में। अगर भूमि का ढलान मध्य भारत से पश्चिम की ओर है, नहीं, दक्षिण पूर्वी की ओर, हमने पढ़े ना, ये देखो दक्षिण पूर्वी की ओर ये। तो ये तो वैसे ही नहीं होगा, तो तीसरा ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया। अब बचा क्या? पहला वाला तो हम लोगों ने देखिए कि सही है, तो हमारा आंसर क्या निकल के आ गया? केवल एक। ठीक है जी। चलो सेकंड क्वेश्चन में करते हैं, क्या है हमारा सेकंड क्वेश्चन, क्या पूछता है भाई, देखो। पृथ्वी पर, सॉरी पृथ्वी ग्रह पर अधिकांश अलवण जल बर्फ, छत्रक और हिमनद के रूप में रहता है। शेष अलवण जल का सबसे अधिक भाग क्या है? मैं तो बोल रहा हूँ, यदि ऐसे वर्ड समझ नहीं आते ना, तुरंत इंग्लिश में शिफ्ट हो जाया करो, है ना। ऑन द प्लेनेट अर्थ मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर एग्जिस्ट एज आइस कैप्स ऑफ एंड ग्लेशियर। क्या बोल रहा है कि सबसे ज्यादा जो फ्रेश वाटर है वो कहाँ पे एग्जिस्ट करता है? आपके आइस कैप्स, मतलब हिमनद में, और ग्लेशियर में, और आइस कैप्स में, है ना, बर्फ छत्रक और हिमनद में। आउट ऑफ द रिमेनिंग फ्रेश वाटर द लार्जेस्ट प्रोपोर्शन। तो देखो, ये मैंने कटिंग यहाँ से सीधे एनसीईआरटी से लिया हुआ है, हम देखते हैं नॉर्मली कि कहाँ पे होता है ना, एक बार पढ़ के देख लेते हैं। पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। ठीक है जी, छोड़ो। हम देखते हैं ये जो जल वितरण है सबसे ज्यादा कहाँ है? महासागर में 97.3%। फिर बर्फ छत्रक मतलब आइस कैप्स 0.2%। भूमिगत जल 0.0068। झीलों और लवण जल 0.009। मतलब, और नदियों में सबसे कम फ्रेश वाटर लेक। तो सबसे ज्यादा फ्रेश वाटर लेक कहाँ देखे हम लोगों ने? महासागर में। फिर आइस कैप्स पे देखे। फिर इसके बाद हम लोगों ने कहाँ पे, सॉरी, जल वितरण देख रहे हैं अपन, है ना। और फिर उसके बाद कहाँ देखे हम लोगों ने? आपके आइस कैप्स के बाद कहाँ? अंडरग्राउंड वाटर, अंडरग्राउंड वाटर में देखे। फिर इसके बाद कहाँ देखे? झीलों वगैरह में, झीलों में लवण जल है ना। जी हाँ। उसी प्रकार देखो, ये और एक एनसीईआरटी में दो दो डाटा दिए थे, उससे आप लोगों को अच्छे से और पता चल जाएगा, है ना। महासागर 97 पॉइंट वही है, हिमटोपी वगैरह, हिम कैप्स वगैरह वही है। भूमिगत जल 0.68, झीलें ये। ठीक है। तो अब देखते हैं अपना क्वेश्चन क्या कहता है। हमारा क्वेश्चन कहता है कि अधिकांश कहाँ पाया जाता है? वायुमंडल में आर्द्रता बादलों के रूप में पाया जाता है? नहीं, आर्द्रता के रूप में तो कहाँ पाया जा रहा है, देखो ना ये। ठीक है। तो ये तो आएगा ही नहीं। अलवण जल झीलों और नदियों में पाया जाता है? नहीं। इससे ज्यादा छत्रक आइस कैप से ज्यादा, आइस कैप के बाद देखो कहाँ पाया जा रहा है? ये है ओशियन, ओशियन के बाद ओशियन हो गया आपका। ओशियन से ज्यादा आपको क्या आ रहा है? आइस कैप्स। आइस कैप से ज्यादा बन रहा है आपका ग्राउंड वाटर, है ना, भूमिगत जल। और उसके बाद हो रहा है आपका लेक। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? आइस कैप और ग्लेशियर के बाद किस में है ना। तो भूमिगत जल के रूप में, जी हाँ, मिल गया आंसर हमारा यहीं पे, तीसरे नंबर में है ना हमारा ग्राउंड वाटर, ये और ये। ठीक है। तो हमारा आंसर यहाँ निकल जाएगा ये वाला। तो देखो, ये इसलिए मैंने डाला एनसीईआरटी में, क्योंकि एनसीईआरटी में ये सारी चीजें हैं, अच्छे से पढ़ना ऐसी चीजों को। 7 या 11 की एनसीईआरटी में, ये 7th की और ये 11 की एनसीईआरटी का है। ठीक है। यहीं पे देखो बहुत अच्छी चीज दिया हुआ है कि लवणता 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है महासागर की। और औसत क्या दिया हुआ है? महासागर की औसत लवणता कितनी होती है? सैलिनिटी कितनी होती है? 35, है ना, प्रति हजार, है ना। हजार में अपन ये वाला लगाते हैं, याद रखना ये।
क्या आप जानते हैं? तो सब पता है आप लोगों को, क्या आप जानते हैं? मृत डेड सी के बारे में बताया हुआ है कि वहाँ की लवणता इसलिए ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पे तैराक वगैरह कर लेते हैं, है ना? आराम से। अब अपन बात करते हैं कि यार ये यूज़ ऑफ वाटर कौन-कौन से हैं? एक तो सबसे पहले देखते हैं धरातली जल का उपयोग, और एक देखते हैं भूमिगत जल का उपयोग। जब हमने देखा ना अंडरग्राउंड वाटर, तो हम उसका उपयोग भी देख लेते हैं, धरातली और इसका सरफेस और अंडरग्राउंड का। तो सरफेस जो वाटर होता है, इसमें कृषि में ना 89% यूज़ करते हैं, घरेलू में 9% और उद्योग में 2%। मतलब जो धरातली जल है, सरफेस है, सरफेस वाटर जो धरातल में रहता है, उसका कृषि में हम कितने परसेंट दे रहे हैं? 89% यूज करते हैं। घरेलू में क्षेत्रों में, मतलब जैसे किचन वगैरह में हो गए, है ना, जो घरेलू क्षेत्र जितने भी काम हो गए उसमें 9% करते हैं, और जो बाकी है उद्योगों में 2% यूज करते हैं। लेकिन लेकिन भूमिगत जल में सबसे ज्यादा करते हैं कृषि में 92%। लेकिन उद्योग आता है सेकंड में, देखो याद रखो। जब धरातली की बात करते हैं तो उद्योग आ रहा है थर्ड नंबर में, और जब अपने भूमिगत की बात करें तो आ रहा है सेकंड नंबर में। अब यूपीएससी भी ऐसी स्प्लिट करके देता है, ये आपको यहाँ पे दे देगा और ये ऐसा घुमा के, है ना, और इसका ये भी ऑप्शन चेंज कर देगा क्वेश्चन का पैटर्न, तो याद रखना ये। ठीक है जी। चलो बढ़िया। इसके बाद अपन देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है। थर्ड क्वेश्चन कि संसार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण मत्स्य क्षेत्र उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां कोषण, क्या कोषण समझ आ रहा है? नहीं आ रहा तो इधर देख लो भैया, वार्म होता है। ठीक है, वार्म एंड कोल्ड एटमॉस्फेरिक करंट मीट, जहां पे वायुमंडलीय धाराएं मिलती है, कौन सी? गर्म और ठंडी, वहां पे मछलियां ज्यादा पाई जाएंगी। नदियां सागरों में प्रचुर मात्रा में ताजा जल प्रवाहित होती हैं। कोश मतलब कोल्ड एंड सॉरी वार्म एंड कोल्ड ओशियनिक करंट जब मिलती है तब होता है। महाद्वीपीय सेल्फ तरंगित, मतलब कॉन्टिनेंट सेल्फ वगैरह होते हैं तब। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या जी, सबसे पहले हम देखते हैं बेसिक्स। बेसिक्स में क्या देखते हैं? करंट वगैरह। देखो तो आप लोगों को पता होगी कौन सी गर्म कौन सी ठंडी करंट है, मैंने यहाँ पे वैसे डाल दिया तो देख लेना आप, है ना। जैसे कि ये गल्फ स्ट्रीम हो गई आपकी, ये आपकी गर्म करंट हो गई, यहाँ से आ रही लेब्राडोर, है ना। ये होगी आपकी नॉर्वेजियन गर्म, है ना। ग्रीनलैंड आ रही ठंडी, किनारी आ रही आपकी ठंडी। ठीक है। चलो अब अपन इसका बेसिक जानते हैं कि भैया करंट, कोल्ड और वार्म करंट जब मिलती है तो क्या होगा। और ये भी देख लेते हैं उसके पहले कि करंट का प्रभाव क्या पड़ता है मत्स्य क्षेत्र में। तो पहले सबसे पहले देख लेते हैं करंट का प्रभाव। तो भैया करंट का प्रभाव क्या पड़ता है मत्स्य क्षेत्र में? मछलियों को जीवित रहने के लिए आवश्यक तत्व है। कैसे? होता क्या है, देखो, जैसे कि आपका सॉरी, मैंने ये बोला आप लोगों को, क्या बोला सर मैंने आपको, कि जैसे कि ये गर्म विंड हो गई आपकी, है ना, सॉरी वार्म विंड हो गई, ओशन करंट, सॉरी ओशन करंट वार्म वाली। अब इसका खाना यहाँ पे आपका मछलियों का, और यहां से आ रही है आपकी कौन सी? कोल्ड करंट। तो, है ना, खाना यहाँ पे स्थित है, मछलियां यहाँ पे स्थित है। अब गर्म से ठंडी की ओर जा रही है। अब जो दोनों आके जब मिल रही है, तो मछलियां कहाँ रहेंगी? कोल्ड में, हल्के कोल्ड में रहेंगी। वार्म में उसका भोजन मिल जा रहा है, तो भोजन की अच्छी सुविधा मिल रही है जी यहाँ पे, है ना। तो उनको, मछलियों को जीवित रहने के लिए आवश्यक तत्व के रूप में काम करता है ये। ऑक्सीजन भोजन को वितरित करने का कार्य करता है। ठीक है, यहीं पे देखो यही लिखा हुआ है मैंने भी। धराव द्वारा प्लैंकटन नामक घास का लाया जाना और मछलियों के आदर्श स्थिति पैदा करता है। वही मैंने बताया, भोजन मतलब प्लैंकटन लाएंगे। प्लैंकटन लाएंगे किसका? मछलियों का भोजन हो जाएगा, तो वो वाले क्षेत्र में ज्यादा मिल जाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल इसका गल्फ स्ट्रीम द्वारा प्लैंकटन न्यू फाउंडलैंड तक। देखो गल्फ स्ट्रीम हो गई, मैंने बताया जैसे कि आपकी ये गल्फ स्ट्रीम हो गई यहाँ। तो यहाँ से प्लैंकटन ले जाएंगे प्लैंकटन, और यहाँ पे प्लैंकटन स्थित हो जाएंगे, है ना। मछलियां के लिए उपयुक्त क्षेत्र आला हो गया। अब मछलियों के लिए भोजन भी आला मिल जा रहा है ना। वायु भी उनको टेम्परेचर अच्छा मिल जा रहा है। ये गर्म में मछलियां थोड़ी रहेंगी पूरे वॉर में, है ना, उनको टेम्परेचर भी तो थोड़ा नॉर्मल चाहिए ना जी। जी हाँ। तो प्लैंकटन यहाँ से ले जाएंगी, पता ही आप लोग, करंट जब यहाँ से जाएगी तो इसके साथ अपना भोजन भी ले जाएगी, मतलब प्लैंकटन ले जाएंगी, इस क्षेत्र में जाके जमा करेगी, और अब मछलियां वगैरह के लिए बहुत अच्छा मिल जाएगा ग्रैंड कैनन वाले क्षेत्र में, है ना, आप लोगों को, ग्रैंड बैंक पे, है ना। वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो जैसे ये ग्रैंड बैंक वाला क्षेत्र हो गया जहां से आ रही है गल्फ स्ट्रीम, और यहाँ से आ रही है आपकी
ठीक है जी। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के अपन चलते हैं कौन से नंबर में, ये देखो, ये अच्छे से कर लेना, मैं यहाँ ऐड कर दिया हूँ, डाउनलोड करोगे जब पीडीएफ तो वैसे दूंगा नहीं मैं वाला, तो बट ये स्क्रीनशॉट ले लो, कैसे कर लो, बट इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, काम का है बहुत ही, ठीक है। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के कहाँ पहुँचते हैं सर, दूसरे क्वेश्चन में। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी विश्ववितीय वनों की अद्वितीय विशेषताएं हैं। विश्ववितीय वन मतलब यूनिक कैरेक्टर पूछा इसने, कैसे पूछा, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट के मतलब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के, है ना। अब देखते, ऊंचे घने वृक्षों की विद्यमानता जिनके क्रीट निरंतर वितान बनते हैं, समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, इंग्लिश पहुंचो। प्रेजेंस ऑफ टॉल क्लोजली सेट ट्रीज विद क्राउन्स फॉर्मिंग अ कंटिन्यूस कैनोपी, कैनोपी के बारे में पूछा, अच्छा अब समझ में आ रहा है कि हाँ कैनोपी के बारे में। बहुत सी जातियों का सहअस्तित्व हो, है ना, लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज हो यहाँ पे, है ना, सहअस्तित्व हो उनका। अधिपादपो मतलब एपीहाइट्स, है ना, एपीहाइट्स की असंख्य किस्मों की विद्वंता हो। चलो उसके पहले हम लोग देख लेते हैं क्या फॉरेस्ट के बारे में, कौन कौन से फॉरेस्ट यहाँ पे कहाँ है, ठीक है, इंडिया में। तो हम फॉरेस्ट टाइप में सबसे पहले बात करते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, सदाबहार वनों के बारे में। तो इसके लिए रेनफॉल कितनी चाहिए आप लोगों को, 200 सेंटीमीटर, है ना। टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 22 से लेके 25, 22 से लेके आपके 27, मतलब 22 से ज़्यादा ही होना चाहिए आपको, नॉर्मली देखते हो 25 से 27 डिग्री टेम्परेचर। शॉर्ट ड्राई सीजन होना चाहिए, है ना। इसकी विशेषताएं क्या हो गई, हाई हीट एंड ह्यूमिडिटी, है ना। उसके बाद ट्री मतलब जो पेड़ हैं वो अपनी पत्तियों को एक साथ नहीं गिराते हैं, ठीक है। होड़ मची रहती है, आप लोगों ने सुने होंगे ना इनको, ऊंचाई में जाने के लिए, ऊंचाई में जाने के लिए ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को सुने होंगे कई बार, ठीक है। इसके बाद लॉफ्टी होना चाहिए, थिक कैनोपी, कैनोपी दिखाई दी आप लोगों को, थिक कैनोपी होनी चाहिए, मोटी कैनोपी, ठीक है। अब यहाँ पे स्पेशल ट्री कौन कौन से, एपीहाइट्स, एपीहाइट्स, ठीक है, रोजवुड, है ना, मगोनी, है ना, उसके बाद महोगनी, एबोनी, मेजुआ, महुआ आपका, बैम्बू, बांस वगैरह, ठीक है जी। ये आपके स्पेशल ट्री हो गए। इन कौन कौन से स्टेट में होता है, देखो वेस्टर्न साइड ऑफ वेस्टर्न घाट में हो गए, वेस्टर्न घाट में अंडमान निकोबार वाला क्षेत्र, ठीक है, असम वगैरह, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, इन क्षेत्रों में क्या पाया जाएगा, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो यहाँ पे मैंने देखो, मेरे पास अभी टाइम तो है नहीं था, यदि मैं केवल यही बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो आप इनको एक बार पढ़ लेना या फिर नोट डाउन कर लेना यहाँ से, ठीक है। ऐड कर दी हूँ सारी चीज़, बट ये याद रखना इसकी कैरेक्टरिस्टिक अच्छे से करना, और इनके कौन कौन से ट्री पाए जाते हैं वो भी अच्छे से कर लीजिएगा विद स्टेट के साथ, है ना। 16 फॉरेस्ट वगैरह किसे कहते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आए, अच्छे से कर लीजिएगा। तो हम लोगों ने एक तो सबसे पहले देखिए यार, हमको ऑप्शन में दिखा था कैनोपी भी यहीं है, एपीहाइड्स भी यहीं पे है, दो चीज़ तो हमको यहाँ पे दिख गई। पढ़ लें हम क्वेश्चन, क्या कह रहा है, विद्यमानता जिनके क्रेड कैनोपी, जी हाँ, बहुत सी जातियों का अस्तित्व, हाँ जी है। अधिपादपो मतलब एपीहाइड्स के असंख्य किस्मों की विद्यमानता हो, जी हाँ। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3। सेम क्वेश्चन यूपीएससी, देखो ये है क्वेश्चन कब का, 2013 का है जी। सेम क्वेश्चन यूपीएससी ने 2021 के प्री में पूछा हुआ था, ये इतना सारा स्टेटमेंट देके, ये स्टेटमेंट देके, लेकिन उसमें बस एक चीज दिखी थी आप लोगों को, एपीहाइड्स। देखो एपीहाइड्स, यदि जिसने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से एनालिसिस करता है, सारी चीज पढ़ता है, तो उसको आराम से दिख जाता है कि एपीहाइड्स से पूछा हुआ है तो कौन से इसकी बात चल रही है, जितना डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, जितने सारी चीज विवरण दिया हुआ है, ये किसके बारे में पूछा हुआ है। यदि आप लोग पूरा पढ़ लिए तो समझ नहीं आ रहा, बट आपको अधिपादप या फिर एपीहाइड के बारे में पता चल रहा है कि यार हाँ मैंने तो पढ़ा इसको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में, पढ़ा है ना, जी हाँ। तो क्वेश्चन क्या पूछा था कि यार कोनीफेरस का है, ड्राई डेसिडियस का है, मैंग्रो का है, या फिर ट्रॉपिकल रन फॉरेस्ट, तो किसका है, ट्रॉपिकल रन फॉरेस्ट का। तो देखो रिपीट किया हुआ है, इसलिए पीवाई की बहुत ज़्यादा जरूरी होता है ना, इसलिए इनको अच्छे से कर लीजिएगा। जब यहाँ से क्वेश्चन आया है तो क्या पता यहीं से क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए क्या था हमारा क्वेश्चन ये वाला, महाद्वीपों के अंतस्थानों मतलब इंटीरियर में महाद्वीपों के, है ना, वार्षिक ताप परिसर तटीय क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक होता है, इसका क्या कारण है। भूमि और जल के बीच तापीय अंतर, महाद्वीप और महासागर के बीच तुंगता, तुंगता समझ नहीं आ रहा तो सीधे पहुंचो इंग्लिश में, एल्टीट्यूड है, ठीक है, एल्टीट्यूड। अंत स्थानों में तेज पवनों की विद्यमानता, मतलब जो इंटीरियर होता है आपका स्थल वाला क्षेत्र होता है वहां पे पवनों की तेज विद्यमानता होती है। तटों की अपेक्षा अंतस्थ मतलब इंटीरियर में होने वाली भारी वर्षा, तटों की अपेक्षा, तट की अपेक्षा स्थलों में होने वाली भारी वर्षा के कारण क्या होता है, ये होता है जो दिया हुआ है। तो हम देखते हैं कि क्वेश्चन को, सबसे पहले आपको एक बेसिक्स कॉन्सेप्ट आप लोगों को शायद पता है या फिर नहीं पता, तो मुझे तो नहीं पता, सी ब्रिज और लैंड ब्रिज के बारे में, ठीक है। आरआरसी वालों आप लोगों को तो समझ आ गया होगा, पूरी चीज़ें लिंक करके बहुत अच्छा समझ आएगा आप लोगों को, है ना, क्योंकि आप लोगों को पता होगा यार कॉन्सेप्ट समझाया मैंने आप लोगों को, ठीक है। तो सी ब्रिज और लैंड ब्रिज होता क्या है जी, देखो
दिन के समय की बात अपन सबसे पहले, इससे भी पहले अपन बात करते हैं लो प्रेशर हाई प्रेशर के बारे में। आखिर लो प्रेशर हाई प्रेशर क्या है? देखो, मेरे को चाहिए एक पेजेस, है ना, तो हम यहाँ पे देखते हैं। हम बात करते हैं लो प्रेशर और हाई प्रेशर के बारे में। ये हो गया आपका हाई प्रेशर वाला क्षेत्र, और ये हो गया आपका लो प्रेशर वाला एरिया। अब मैंने बोला हाई प्रेशर वाला क्षेत्र, तो हाई प्रेशर को एज एजम्पशन करो कि आपके ऊपर कोई पत्थर रख रहा है। जैसे यहाँ पे ए पर्सन खड़ा हुआ है, तो ए पर्सन के ऊपर कोई पत्थर भार रख रहा है, तो कोई भार आ रहा है, उसके ऊपर प्रेशर लग रहा है, लग रहा है जी प्रेशर, तो ये क्या हो जाएगा आपका हाई प्रेशर वाला जोन, है ना। लो प्रेशर कि लो प्रेशर नाम पे निम्न दाब, निम्न दाब मतलब कुछ चीज ऊपर उठ रही है ना, कुछ चीज ऊपर उठ रही है। अब ऐसे भी समझ नहीं आ रहा है तो ध्यान से देखो लो प्रेशर वाले क्षेत्र को, यदि ऐसा समझ नहीं आ रहा हो, सुबह सुबह बेहतरीन आप उठे, ठंड में गरम गरम चाय पी रहे हो, गरम गरम चाय बनाने के लिए आप गैस ऑन करोगे, गैस ऑन करोगे, आपका पतीला रखोगे उसके ऊपर, अब गैस चालू ऑन करोगे, तो याद करो जब आप गर्म करते हो तो भाप ऊपर उठती है, पहले पूरा पूरा भरा हुआ है, लेकिन ये जब गैस ऑन करोगे तो ये ऊपर की ओर जाएगा, जी हाँ, ये तो ऊपर की ओर उठता है। इतना सबको समझ में आया जी। अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो लो प्रेशर में क्या हो रहा है, विंड ऊपर की ओर उठ रही है, करंट ऊपर, ये करंट होते हैं ना, विंड नहीं होती, ऊपर की ओर उठ रही है। और लो हाई प्रेशर में क्या हो रहा है, नीचे की ओर आ रही है। अब हाई प्रेशर में आ रही है नीचे की ओर, ठीक है। अब आप लोगों को पता होगा कि जब हाई प्रेशर है, जैसे कि ये कोई क्षेत्र है, इस क्षेत्र में बहुत सारी चीज भरी हुई है ना, बहुत सारा मटेरियल भरा हुआ है। अब मैं बोल रहा हूँ, इसको यदि थोड़ी सी जगह मिल जाए, थोड़ी सी जगह मिल जाए, थोड़ा लीकेज वाला, तो ये निकलना चाहेगी, बाहर आना चाहेगी, मतलब कोई प्रेशर, गुब्बारों को अपन कितना फुलाते हैं फुलाते हैं फुलाते हैं फुलाते हैं, वो लास्ट टाइम में वो फूट तो जाता है ना जी, जी हाँ, बाहर आने की कोशिश करता है। तो ये भी अपने जो विंड है, जो पदार्थ एलिमेंट भरे हैं, वो बाहर आने का ट्राई करेंगे, जी हाँ, आने का ट्राई करेंगे। तो ये इधर भी जाएंगे, इधर भी जाएंगे, इधर भी जाएंगे, ठीक है। और लो प्रेशर क्या करेगा, अब लो प्रेशर क्या करेगा, अब यहाँ पे कोई चीज़ है नहीं है, खाली है, इतनी सी जगह है, तो वो आना चाहेगा कि हाँ भाई मेरे पास जगह है, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, ठीक है। तो हाई प्रेशर से जो विंड होती है वो होती है आपकी डाइवर्जेंट, और लो प्रेशर में आके जो
ये ऑप्शन तो वैसे ही रॉन्ग हो जाता। अब जब ये ऑप्शन गया आप लोगों का, ये वाला गया, तीसरा वाला अपन यदि एलिमिनेट करते हैं तो बचता क्या है, 1 2 और 1, और 2 को तो हमने देखे क्या एल्टीट्यूड को तो अंतर ही नहीं है, ये भी चले जाएगा, तो बचेगा क्या आपका केवल 1। ठीक है जी। सेम क्वेश्चन इसने 2013 का 2023 में रिपीट किया है। क्या क्वेश्चन पूछा हुआ था कि ग्रीष्म ऋतु में महाद्वीप और महासागरों के बीच तापमान विपर्श्य मतलब क्या होता है इस लोगों को, कॉन्ट्रास्ट, शीत ऋतु की अपेक्षा अधिक होता है। हाँ जी, अब भी प्रश्न पढ़े हम लोगों ने। जल की विशिष्ट ऊष्मा भूपृष्ठ विशिष्ट ऊष्मा की अधिक होती है। अब देखो जल की विशिष्ट ऊष्मा मतलब स्पेसिफिक हीट क्या है, देखो सबसे पहले तो अब मैंने बोला कि ये आपका वाटर हो गया, ठीक है, उधर ध्यान मत दो, इधर ध्यान दो, ये हो गया वाटर, है ना, ये वाटर। अब मैंने बोला ये वाटर का यूनिट मास हो गया, और इस वाटर का टेम्परेचर है 27 डिग्री, और मुझे पहुंचाना है इसको 30 डिग्री सेंटीग्रेड में। तो कैसे पहुंचाऊंगा, कुछ स्पेसिफिक हीट दूंगा, ये पानी को गर्म करूंगा, स्पेसिफिक हीट दूंगा, तो ये टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, 28 डिग्री हुआ, फिर दूंगा फिर टेम्परेचर तो 19 डिग्री होगा, तो तब जाके 30 आएगा, मतलब 27 से दिया तो 28 आया, 28 से दिया तो 29 आया, 29 से दिया तो 30 आया। तो 1 डिग्री टेम्परेचर में इसके यूनिट मास में बढ़ते जा रहा है। तो ये क्या कहलाता है आपका, ये जो दे रहा हूँ यहाँ से यूनिट मास को हीट, ये कहलाता है आपका स्पेसिफिक हीट, है ना। तो ये वही पूछा हुआ था कि जल की विशिष्ट ऊष्मा भूपृष्ठ विशिष्ट ऊष्मा की अधिक होती है। जी हाँ होती है। देखो जल की विशिष्ट ऊष्मा भूपृष्ठ की अधिक होती है। विशिष्ट ऊष्मा इस बात का माप है कि किसी पदार्थ का तापमान बढ़ने के लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता आपको जरूरत होती है। भूमि की अपेक्षा जल की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है ना। यही क्वेश्चन हमारा पूछा हुआ था। तो हमारा आंसर क्या हो जाता है इसका, एक और दोनों कथन का सही व्याख्या, मतलब है ना, कथन 1 कथन 2 दोनों सही है, तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। ठीक है जी, चलो इसके बाद अपन करते हैं, हाँ खत्म, यही हमारा लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करो, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नहीं जल्दी वीडियो पे अपन। ठीक है, ओके बाय।